subscribe, like and press the bell icon। बाजू चील का परिवार जंगल से काफी दूर सूखे इलाके में रहता था। बाजू चील अपने पति और अपने छोटे से बेटे के साथ घोंसले में रहती थी। सुनिए जी, आपको पता है कुछ दिनों के बाद कौन सा दिन आने वाला है? कौन सा दिन? मुझे तो नहीं पता। आप मजाक क्यों करते हो? मुझे पता है। आपको पता है कि कुछ दिनों के बाद बहुत ही खास दिन आने वाला है। अरे ये बाजू चील कौन से दिन की बात कर रही है? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। अब क्या करूं? अजी आप चुप क्यों हो? क्या आपको वो खास दिन याद नहीं? बताओ, कहीं आप भूल तो नहीं गए? अरे नहीं बाबा, मैं कैसे भूल सकता हूँ? कुछ दिनों के बाद हमारी शादी की एनिवर्सरी है। भूल गए आप? मुझे लगा ही था। अब आप मुझे पसंद नहीं करते। मेरा जन्मदिन आने वाला है, परंतु आपको याद ही नहीं रहा। अब मैं पुरानी जो हो गई हूँ। नहीं नहीं मेरी पत्नी, ऐसी बात नहीं है। मुझे याद था तुम्हारा जन्मदिन। मैं तो बस मजाक कर रहा था तुमसे। बस बस रहने दो, मुझे सब पता है। अब आप पहले जैसे नहीं रहे। आपको मेरा कुछ भी याद नहीं रहता। अच्छा ना बाजू, हो गई गलती, अब मुझे क्षमा भी कर दो। नहीं, ऐसे माफी नहीं मिलेगी। मुझे मेरे जन्मदिन पर खास तोहफा चाहिए, तभी माफी दूंगी मैं आपको। लो बस इतनी सी बात। चलो ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें बहुत खास तोहफा दूंगा। तोहफे का सुनकर बाजू चील तो बहुत खुश हो जाती है। मिठू महाराज, दूसरे जंगलों में सांप और चीलों ने तो आतंक मचा रखा है। मुझे डर है कहीं भी खतरनाक चीलें हमारे जंगल में भी न आ जाएं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं महाराज हूँ इस जंगल का। मैं अपने जंगल की सुरक्षा करना बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैंने सोच लिया है, मैं तुम्हें क्या तोहफा दूंगा बाजू चील। क्या दोगे क्या दोगे? जल्दी से बताओ मुझे। काफी महीनों से हमने शिकार नहीं किया और हम रोजाना सब्जियाँ और गंदम खाकर ही अपना गुजारा कर रहे हैं। परंतु तुम्हारे इस जन्मदिन पर मैं तुम्हें 5 के 5 नन्हे पक्षियों को ला कर दूंगा। 5 नन्हे पक्षियों का सुनकर तो बाजू चील खुशी से नाचने लगती है। 5 नन्हे पक्षियों का मांस खाऊंगी मैं। मुझसे तो अब इंतजार नहीं हो रहा, जल्दी से मेरा जन्मदिन आ जाए। फिर रात दिन गुजरते हैं और 1 हफ्ता गुजर जाता है। अगले दिन बाजू चील का जन्मदिन था। बाजू चील का पति नन्हे पक्षियों का शिकार करने मिठू महाराज के जंगल में आ जाता है। अरे इतने सारे सैनिक, क्या बात है? ये इतने सारे सैनिक यहाँ पर क्यों खड़े हैं? मिठू महाराज ने जंगल की सुरक्षा के लिए सैनिकों को बढ़ा दिया था। जगह जगह सैनिक खड़े हुए थे। चल चल चील, भाग जा यहाँ से। पक्षियों पर बुरी नजर डालने की कोशिश भी ना करना, वरना इतना मारूंगा, याद रखेगा तू। अरे नहीं नहीं सैनिक जी, मैं यहाँ पर शिकार करने नहीं आया। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, पहले तो यहाँ पर इतनी सख्ती नहीं होती थी, तो अब ऐसा क्या हो गया? वो इसीलिए क्योंकि तुम चीलों ने दूसरे जंगल में फसाद मचा कर रखा है। इसीलिए मिठू महाराज ने जंगल की सुरक्षा के लिए हमें खड़ा किया है। हमारे होते हुए जंगल में एक चील भी नहीं घुस सकती। लो भाई, ये क्या हो गया? कल तक तो सब ठीक था, अचानक से इतनी सख्ती हो गई। मैं बाजू चील के लिए 5 नन्हे पक्षियों का शिकार कैसे करूँगा? जंगल में इतने सैनिकों को देखकर बाजू चील का पति परेशान होकर वापस चला जाता है। अरे बाप रे, ये तो गड़बड़ हो गई। तुम किसी सूरत भी नन्हे पक्षियों का शिकार नहीं कर सकते। ये तो मिठू महाराज का जंगल करीब था, तभी तुम फौरन से चले जाते थे। पर और जंगल तो यहाँ से बहुत दूर दूर हैं। तुम्हें आने जाने में ही कम से कम 2 दिन लग जाएंगे। हाँ यार, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? मुझे तो डर है कि कहीं बाजू चील मुझसे नाराज होकर अपने मायके न चली जाए। हाँ, एक उपाय है मेरे पास। जग्गू पक्षी अपने दोस्त चील को उपाय बताता है। बाजू चील, मिठू महाराज बहुत चालाक हो गया है। उसने अपने जंगल में 50 से भी ज्यादा सैनिक सुरक्षा के लिए खड़े कर दिए हैं। पर तुम चिंता ना करो, मैं फिर भी वहाँ पर जाऊँगा और अपनी जान पर खेलकर तुम्हारे लिए 5 नन्हे पक्षियों का शिकार कर कर ही लाऊंगा। इतना कहकर बाजू चील का पति वहाँ से चला जाता है। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? ऐसा नहीं करो। अब मैं इन्हें रोकने के लिए अपने बेटे को अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकती। हो गया काम जग्गू पक्षी, मैंने बाजू चील को सब बता दिया। बहुत बढ़िया, चलो अब जल्दी से मैं तुम्हारे शरीर पर खून लगा देता हूँ। जग्गू पक्षी फिर चील की टांग पर पट्टी कर देता है और थोड़ा बहुत लाल रंग वे उसके शरीर पर भी लगा देता है।
हो गए तुम तैयार, चलो अब चलते हैं। जग्गू पक्षी अपने दोस्त को ठेले पर लेटाकर बाजू चील के पास ले जाता है। देखो देखो चील बहन, मेरे दोस्त को क्या हो गया, मेरे दोस्त की टांग पर लग गई। बाजू चील तो ये देखकर हैरान परेशान हो जाती है। पति जी आपके साथ क्या हो गया, किसने किया इतना सारा खून? जग्गू पक्षी, तुम मुझे लेकर यहाँ पर क्यों आ गए? मैं अपनी पत्नी के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। चुप हो जाए, आप ये सब क्या कह रहे हो? बाजू मुझे जाने दो, कुछ भी हो जाए भले वे सैनिक मुझ पर तीरों की बरसात कर दें, परंतु मैं तुम्हारे लिए नन्हे पक्षियों का शिकार करके जरूर लाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई तोहफा, मैं जान गई हूँ आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पर कभी नहीं जाने दूंगी। बाजू चील की बात सुनकर चील खुश हो जाता है और जग्गू पक्षी के उपाय ने आज काम कर दिखाया था। अगली रात बाजू चील का जन्मदिन था। चील तो काफी सारे पटाखे फोड़ता है और बाजू चील के पति ने काफी बढ़िया सजावट भी की हुई थी। मुझे माफ करना बाजू, मैं तोहफे में तुम्हें पक्षियों के बच्चे तो नहीं दे सका, पर ये देखो मैं तुम्हारे लिए ये सोने की अंगूठी लेकर आया हूँ। सोने की अंगूठी देखकर बाजू चील बहुत खुश होती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। कुछ दिनों से राजू कौवे को काफी तेज बुखार था। बेचारा राजू कौवा बहुत तकलीफ में था। कालू जी, कितने दिन हो गए राजू का बुखार तो उतर ही नहीं रहा, मेरा बच्चा कितनी तकलीफ में है। रानी यार संभालो अपने आप को, राजू ठीक हो जाएगा, वैसे भी हम उल्लू वैजी से इलाज तो करवा रहे हैं ना, तुम चिंता ना करो बिल्कुल। कालू जी, ये उल्लू वैजी कहाँ रह गए, अभी तक आए क्यों नहीं? तभी उल्लू वैजी कालू कौवे के घर पर आ जाते हैं। उल्लू वैजी, आप कैसी दवाइयाँ दे रहे हैं? राजू का तो बुखार जा ही नहीं रहा, मेरा बच्चा कितनी तकलीफ में है। हाँ उल्लू वैजी, आप रोजाना यही कहते हो कि राजू ठीक हो जाएगा, राजू ठीक हो जाएगा, पर मेरा बच्चा कब ठीक होगा? अरे अरे कालू कौवे, रानी कौवी, मेरी बात तो सुनो। मैंने राजू कौवे के इलाज के लिए बहुत कोशिश की, पर राजू कौवा मेरे इलाज से ठीक नहीं हो रहा। एक काम करो, राजू कौवे को जल्दी किसी अच्छे और बड़े वैद्य के पास लेके जाओ, क्योंकि ये काम किसी बड़े वैद्य का ही है। ये बोलकर उल्लू वैजी वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, उल्लू वैजी से तो हमने उम्मीदें लगाई थी, पर उल्लू वैजी तो राजू का इलाज ही नहीं कर सकते। रानी, हमें जल्दी किसी बड़े वैजी को ढूंढना होगा ताकि वे राजू कौवे का अच्छे से इलाज कर दें। पर अब ये बड़े वैजी हमें कहाँ मिलेंगे? मैं एक काम करता हूँ, जंगल में पक्षियों से पूछता हूँ, क्या पता उनमें से किसी को पता हो। ये कहकर कालू कौवा पक्षियों के पास चला जाता है। कालू कौवे, मुझे माफ करना, मैं तो नहीं जानता किसी बड़े वैद्य को, मैंने तो अपना जब भी इलाज करवाया उल्लू वैद्य से ही करवाया। फिर कालू कौवा किसी और पक्षी के पास चला जाता है। और बताओ कालू कौवे, राजू कौवा कैसा है, बुखार ठीक हो गया उसका? कहाँ मीनू चिड़िया, राजू का बुखार तो जा ही नहीं रहा। उल्लू वैद्य ने भी कह दिया कि उल्लू वैद्य राजू का इलाज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमें किसी बड़े वैद्य से राजू का इलाज करवाना होगा। बड़े वैद्य से? फिर तो कालू कौवे जल्द से जल्द राजू कौवे को बड़े वैद्य के पास लेके जाओ। हाँ वही तो मीनू चिड़िया, मैं तुमसे यही पूछने आया हूँ कि तुम किसी बड़े वैद्य को जानती हो जिससे मैं राजू का इलाज करवा लूँ। हाँ, मैंने एक वैद्य का नाम तो सुना है, बहुत अच्छा इलाज करते हैं वो। अच्छा मीनू चिड़िया, कहाँ रहते हैं वो? देखो कालू कौवे, तुम जंगल से बाहर निकलोगे तो पहाड़ी इलाका आ जाएगा, बस तुम थोड़ा सा आगे जाना, तुम्हें एक बोर्ड नजर आएगा जिस पर वैद्य का नाम लिखा होगा, बस फिर थोड़े ही आगे जाके तुम्हें वैद्य का घर मिल जाएगा। जल्दी करो कालू कौवे, देरी ना करो बिल्कुल। ठीक है मीनू चिड़िया, मैं अभी जाता हूँ। रुको कालू कौवे, एक बात तो मैं बताना भूल ही गई, पहाड़ी इलाके में चीलों का बहुत खतरा है, तुम राजू कौवे को कैसे लेके जाओगे? वैद्य के घर के पास जो पेड़ है, उस पेड़ पर बाजू चील अपना घोंसला बनाकर रह रही है, तुम कैसे जाओगे वहाँ पर? मीनू चिड़िया, तुमने तो मुझे परेशानी में डाल दिया, मैं करता हूँ कुछ। कालू कौवा फिर अपने घर में आ जाता है और रानी कौवी को सारी बात बताता है।
नहीं नहीं कालू जी, मैं राजू को वहाँ जाने नहीं दूंगी। बाजू चील का क्या पता कब हमला कर दे। हाँ रानी ये तो है, क्योंकि बाजू चील नन्हे पक्षियों की शौकीन है। राजू कौवे को देखते ही वे राजू कौवे पर हमला कर देगी। एक काम करता हूँ, पहले मैं अकेले जाकर वहाँ पर देख कर आता हूँ कि बाजू चील वहाँ पर है भी या नहीं। ये बोलकर कालू कौवा पहाड़ों की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर में उड़ता उड़ता वे पहाड़ों की तरफ आ जाता है और उसे वे बोर्ड भी नजर आ जाता है। बस फिर बोर्ड को देखते देखते वे थोड़ा और आगे चला जाता है। तभी उसे सामने वैजी पक्षी का घर नजर आ जाता है, पर घर के पास पेड़ पर बाजू चील तो अपने घोंसले में बैठी हुई थी। अरे बाप रे, मीनू चिड़िया ठीक कह रही थी, बाजू चील तो सामने ही बैठी है। ऐसे में तो मैं राजू कौवे को यहाँ नहीं ला सकता। कालू कौवा फिर वापस चला जाता है। कालू कौवे क्या हुआ, वे जगह देखा है तुम? हाँ देखा है मीनू चिड़िया, पर घर के सामने जो पेड़ है उस पेड़ पर बाजू चील अपना घोंसला बनाकर रह रही है। मैं कैसे लेकर जाऊँ राजू को? कालू जी छोड़ें, हम राजू को किसी और वैजी को दिखा देंगे, पर मैं राजू को वहाँ जाने नहीं दूंगी। मीनू चिड़िया फिर अपने दिमाग में कोई उपाय सोचने लगती है। तभी उसे सामने कालू कौवे के घर पर बड़ा तरबूज रखा हुआ दिखता है। अब देखो कालू कौवे, मैं क्या करती हूँ। मीनू चिड़िया उपाय के मुताबिक उस तरबूज को बीच में से आधा आधा कर देती है और फिर वे तरबूज के दोनों हिस्सों को पूरी तरह से खोखला कर देती है। मीनू चिड़िया तुम क्या करने वाली हो तरबूज से? मीनू चिड़िया फिर राजू कौवे को उठाती है और उसे तरबूज के पीस के अंदर रख देती है और फिर वे तरबूज के दूसरे पीस को ऊपर रखकर तरबूज को बंद कर देती है। कालू कौवे मुझे एक डोरी ला कर दो, मुझे ये तरबूज बांधना है। अब तो मीनू चिड़िया तरबूज को डोरियों से बांध देती है और राजू कौवे को उस तरबूज के अंदर छुपा देती है। हो गया कालू कौवे, अब तुम बिना किसी चिंता के राजू कौवे को लेकर वैजी के पास जा सकते हो। अरे वाह मीनू चिड़िया, बढ़िया उपाय है। बाजू चील को पता ही नहीं लगेगा कि तरबूज के अंदर राजू कौवा है। कालू कौवा फिर तरबूज उठाता है और तरबूज लेकर वैजी पक्षी के घर की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर में वे राजू कौवे को तरबूज में छुपाकर पहाड़ी इलाके में आ जाता है, पर कालू कौवा बहुत डर रहा था कि कहीं बाजू चील कालू कौवे को पकड़ न ले। रुको रुको कौवे, कहाँ जा रहे हो तुम? बाजू चील, मैं तो वैजी पक्षी के घर में जा रहा हूँ। अच्छा, इलाज करवाने जा रहे हो या ये तरबूज देने जा रहे हो? तरबूज देने जा रहा हूँ, क्योंकि वैजी पक्षी को तरबूज बहुत पसंद है। ये कहकर कालू कौवा फौरन से वहाँ से चला जाता है और बाजू चील को जरा सा भी शक नहीं होता। वैजी पक्षी राजू को ठीक कर दें। राजू का काफी दिनों से बुखार ही नहीं होता रहा। मैंने आपका बहुत नाम सुना, इसीलिए आपके पास आ गया। कौवे, अब तुम चिंता ना करो, तुम मेरे पास आ गए हो ना, तो अब सब ठीक हो जाएगा। वैजी पक्षी फिर कुछ दवाइयाँ कालू कौवे को दे देते हैं। कालू कौवे, तुम ये दवाइयाँ खिलाओ इसे, देखना राजू कौवा जल्दी ठीक हो जाएगा, तुम्हें दोबारा मेरे पास आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये बात सुनकर कालू कौवा खुश हो जाता है। फिर कालू कौवा दोबारा से राजू कौवे को तरबूज में डालकर वापस ले जाता है। ओए कौवे, ये क्या, तुम तरबूज लेकर वापस क्यों आ गए? क्या वैजी पक्षी ने तुमसे ये तरबूज नहीं लिया? नहीं, कह रहे हैं कि अब उन्हें तरबूज पसंद नहीं है, इसीलिए मैं उनके लिए आम लेने जा रहा हूँ। कालू कौवा इस तरह चालाकी से बाजू चील से बचकर वापस अपने जंगल चला जाता है। रानी, दिखा आया मैं वैजी को। वैजी ने कहा है ये दवाइयाँ खिलाओ, देखना राजू कौवा जल्दी ठीक हो जाएगा। आज का दिन गुजर जाता है और अगला दिन आ जाता है। उन दवाइयों की वजह से राजू कौवा अब बिल्कुल ठीक हो गया था। मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मेरे सर का दर्द भी चला गया। अरे वाह, वैजी पक्षी ने बिल्कुल ठीक कहा था, दूसरी बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। इस तरह कालू कौवे और रानी कौवे की मेहनत के बाद राजू कौवा अब बिल्कुल ठीक हो गया था। कई दिनों से दूसरे जंगल में लगातार बारिशें होती ही जा रही थीं, जिस कारण जंगल के पक्षी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे।
बबलू कौवे, ये बारिशें तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पूरे 5 दिन हो गए, हमारे पास तो जरा सा भोजन भी नहीं है। अगर इसी तरह 1-2 दिन और भूखे रहे तो हम तो सारे पक्षी मर जाएंगे। अरे भाई शुभ शुभ बोलो, हम भूखे नहीं मरने वाले। काश के हमारे जंगल के उल्लू महाराज यात्रा पर ना गए होते तो वो किसी भी तरह हमारे लिए भोजन का इंतजाम कर देते। पक्षियों, जान बचाने का बस एक ही रास्ता है। कोई एक पक्षी जाए मिट्टू महाराज के जंगल में जाकर पक्षियों से मदद मांगे। मुझे पता है उस जंगल के पक्षी बहुत रहमदिल हैं। देखना वो हमारी जरूर मदद करेंगे। ये सोचकर जग्गू पक्षी मिट्टू महाराज के जंगल की ओर निकल जाता है। अरे क्या बात है जग्गू पक्षी, तुमने हम सब पक्षियों को इतनी जल्दी जल्दी यहाँ पर क्यों जमा किया है? मीनू चिड़िया, हम पक्षी बड़ी मुश्किल में हैं। हमारे जंगल में 1 हफ्ते से लगातार बारिशें हो रही हैं और हम पक्षियों के पास तो खाने के लिए जरा सा भोजन नहीं बचा। हमारे बच्चे पक्षी सब भूखे हैं। कृपया करो, हमारी मदद करो। हमारे उल्लू महाराज भी जंगल से बाहर गए हैं। तुम सब पक्षी ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। हाय रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। जग्गू पक्षी, तुम परेशान न हो, हम पक्षी तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी हम पक्षी आज बारिशों के लिए भोजन जमा करने जाएंगे। हम पक्षी आज जो भोजन जमा करेंगे वे सारा भोजन जग्गू पक्षी हम तुम्हें दे देंगे। हाँ जग्गू पक्षी, बस आज के दिन तुम हमारे जंगल में ही रुक जाओ। रात तक हम सब पक्षी मिलकर ढेर सारा भोजन इकट्ठा कर लेंगे। फिर वे सारा भोजन तुम अपने जंगल ले जाना कल। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानता था कि तुम पक्षी बहुत अच्छे हो, मदद जरूर करोगे हमारी। अरे तुम सब क्या पागल हो गए हो? अगर बारिश के लिए जमा किया हुआ भोजन इस जग्गू पक्षी को दे दोगे तो हम बारिश में क्या खाएंगे फिर? कुछ नहीं होगा कालू कौवे, हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरे पक्षियों को भूखा नहीं देख सकते। भाई मैं तो जरा भोजन नहीं ढूंढने वाला, मुझसे जरा सी उम्मीद न रखना तुम सब। तोता जग्गू पक्षी को आज के दिन अपने घर में ले आता है और वहीं सब पक्षी मिलकर जंगल में भोजन इकट्ठा करने निकल जाते हैं। रात हो जाती है। सब पक्षी मिलकर रात तक मीनू चिड़िया के घर पर 3 टोकरियां भोजन जमा कर लेते हैं। रात हो गई है। आज सारा दिन पक्षियों ने मिलकर जग्गू पक्षी के लिए काफी सारा भोजन जमा कर लिया होगा। मेरे पास तो बारिशों के लिए सारा सा भोजन नहीं है। अगर आज रात को जाकर मैं वे सारा भोजन चुरा लूं तो मुझे बारिशों में आसानी होगी और भोजन की कोई चिंता नहीं होगी मुझे। कालू कौवा बड़ा चालाक था। उसने तो जरा सा भी भोजन नहीं जमा किया था, फिर भी वे भोजन को चुराने के बारे में सोच रहा था। बस फिर क्या था, वे शातिर कालू कौवा चुपके से मीनू चिड़िया के घर से एक टोकरी उठाकर भाग जाता है और आहिस्ता आहिस्ता करके वे मीनू चिड़िया के घर से तीनों ही टोकरियां चुरा लेता है। अरे वाह कालू जी, इतना सारा भोजन। हाँ हाँ, इतना सारा भोजन। रानी, अब पेट भर के भोजन खाएंगे और बारिशों में हमें भोजन की कोई चिंता नहीं होगी। सुबह हो जाती है। सब पक्षी भोजन चोरी होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। भाई कहाँ है भोजन? मुझे देर हो रही है। वहाँ जंगल में सब पक्षी भूख से निढाल हो रहे होंगे। अरे क्या बताएं जग्गू पक्षी, हमने कल सारा दिन में बहुत मेहनत से बहुत सारा भोजन इकट्ठा कर लिया था, पर कल रात आकर किसी चोर पक्षी ने मीनू चिड़िया के घर से वे सारा भोजन चोरी कर लिया। क्या? अरे भाई, जब मुझे भोजन देना ही नहीं था तो मुझे यहाँ पर रोका क्यों? मेरा समय क्यों जाया किया? हम क्या कर सकते हैं जग्गू पक्षी, हमने तो तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश की थी। अरे रे, अब मैं क्या करूँगा? मैं जंगल में जाकर पक्षियों को क्या जवाब दूंगा? सब पक्षी तो भूख के मारे निढाल हो चुके होंगे। अरे पक्षियों, एक काम करते हैं ना, हम सब पक्षियों के घरों में थोड़ा थोड़ा भोजन तो पड़ा ही होगा। तुम सब जाओ और वे थोड़ा थोड़ा भोजन ही अपने अपने घरों से लेकर आ जाओ। सब पक्षियों का भोजन इकट्ठा करेंगे तो देखना हमारे पास बहुत सारा भोजन इकट्ठा हो जाएगा और जग्गू पक्षी हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे। मीनू चिड़िया की ये बात सुनकर सब पक्षी अपने अपने घरों में वे थोड़ा थोड़ा भोजन ही लेने चले जाते हैं। थोड़ी देर में सब पक्षी अपने अपने घरों से भोजन ले आते हैं और वे सारा भोजन जमा करके
वे एक बोरी में बांध देते हैं। देखा जग्गू पक्षी, हमने अपना वादा पूरा किया। भोजन चोरी हो गया था सारा, फिर भी हमने किसी न किसी तरह भोजन का इंतजाम कर ही लिया। बहुत अच्छे हो तुम सब पक्षी, वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जग्गू पक्षी, मुझे माफ करना यार, तुम मेरे घर में जरा सा भी भोजन नहीं था, वरना मैं भी तुम्हें भोजन लाकर जरूर देता। फिर जग्गू पक्षी खुशी खुशी वे भोजन के बोरे लेकर अपने जंगल वापस चला जाता है। और फिर दूसरे जंगल के सब पक्षी मिलकर खुशी खुशी पेट भर के भोजन खाते हैं। बस फिर अगले ही दिन मिठू महाराज के जंगल में तेज बारिशें शुरू हो जाती हैं। हमारे पास तो जरा सा भी भोजन नहीं है। जो भोजन था वो जग्गू पक्षी को दे दिया, अब क्या होगा हमारा? भोजन न होने की वजह से पक्षी बेचारे बहुत ज्यादा परेशान थे और वे सब मीनू चिड़िया के घर में बैठे हुए थे कि तभी वहाँ पर दूसरे जंगल के उल्लू महाराज आ जाते हैं। पक्षियों, तुम सबने भोजन देकर मेरे जंगल के पक्षियों की जान बचा ली। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम्हारे जंगल में बारिशें शुरू हो गई हैं, ना जाने कब तक चलेंगी। तुम सबके पास भोजन तो नहीं होगा, पर तुम सब परेशान ना होना, मेरे जंगल में बारिशें रुक गई हैं। मैं तुम सबको अपने जंगल में दावत देता हूँ। शाही इंतजाम किया है मैंने तुम सबके लिए। क्या शाही इंतजाम? हम आएंगे, हम जरूर आएंगे आपके जंगल में। उल्लू महाराज सबको दावत देकर फिर वहाँ से चले जाते हैं। अरे रानी, हमारे घर की दूसरी चाबी कहाँ है? मुझसे गलती से एक चाबी नदी के पानी में गिर गई। क्या चाबी नदी के पानी में गिर गई? अरे बाप रे, ये क्या कर दिया आपने? दूसरी चाबी तो घर के अंदर है। हम घर के बाहर और भोजन सारा घर के अंदर। अब क्या होगा? हम घर के अंदर कैसे जाएंगे? दूसरी ओर सब पक्षी दूसरे जंगल में आकर शाही दावत के मजे उड़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवे और रानी कौवी को तो दावत का कुछ पता ही नहीं था और ऊपर से घर भी उनका लॉक हो गया था। वे दोनों बारिश के पानी में बैठे भीग रहे थे। Please subscribe, like and press the bell icon.